नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब एकदम अच्छे होंगे। देखिए गाइज, अपन एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो पेपर हुए थे आपके 2025 में 47 शिफ्ट में हुए थे, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब तक मैंने आपको जो 5 जून को आपका पहली और दूसरी शिफ्ट हुई थी उनका सॉल्यूशन करवा दिया है। आज मैं आपको करवाऊंगी 5 जून को जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो जो मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ बहुत ही अच्छे से इजी वे में आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, या फिर आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रोबिन और वरुण मिलकर एक होल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रोबिन आगे अकेले इसे 42 दिनों में पेंट कर सकता है। वरुण अकेले से कितने दिनों में पेंट कर सकता है। देखिए भाई, दो जने हैं, एक है रोबिन और एक है वरुण। ये दोनों मिलके किसी होल को 6 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो रोबिन यदि अकेला इस होल को पेंट करता है तो वो कितने दिन का टाइम लेता है, 42 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, दोनों मिलके करते हैं तो 6 दिन में पेंट कर देते हैं, जबकि रोबिन अकेला करता है तो 42 दिन लेता है। ठीक है, टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या आ जाएगा एलसीएम, 42। यहाँ से अपने पास में एफिशिएंसी आ जाएगी इन दोनों की। ठीक है, यहाँ पे देखो रोबिन और वरुण की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 42 में 6 का भाग देते हो तो 6 7 42, 7 बार जाएगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 7, जबकि अकेले रोबिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अपन वरुण की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। भाई दोनों की एफिशिएंसी 7 और रोबिन की, इन 7 में से एक रोबिन की है, तो वरुण की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 6 हो जाएगी। इसने बोला है वरुण अकेले से किसे कितने दिनों में कर सकता है, तो पूरे 42 काम को वरुण कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 6 काम, तो 42 काम को करने में कितना दिन का टाइम लेगा, 7 दिन का टाइम लेगा वरुण। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 7 आंसर आएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप चाहे ऑप्शन से करो चाहे बेसिक से करो, दोनों से सेम टाइम लगेगा। देखिए ऑप्शन से तो कैसे करेंगे, भाई यहाँ पे अरविंद है, उसकी आयु कितनी है, 40 वर्ष है, जबकि आशा की आयु दे रखी है 25 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, इसने बोला है अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। भाई पहला ऑप्शन लेती हूँ कि माना 25 साल पहले अरविंद की जो आयु थी वो आशा की आयु की 4 गुनी थी। तो 25 साल पहले अरविंद कितने साल का रहा होगा, 40 में से 25 माइनस करते हैं तो 15। ठीक है, और 25 साल पहले तो आशा, तो मतलब 25 वर्ष तो आप ले ही नहीं सकते, 25 में से 25 मतलब 0, मतलब आशा तो आशा का जो जन्म है वो तो हुआ ही नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो अपन यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि माना 10 साल पहले क्या रहा होगा, मतलब जो अरविंद है उसकी आयु आशा की आयु की 4 गुनी रही होगी। तो 10 साल पहले अरविंद की आयु कितनी थी, 30, और 10 साल पहले आशा की आयु कितनी थी, 15 थी। ठीक है, तो इसने बोला है कि अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। भाई आशा भाई 15 आपका 4 गुना आपका 30 है क्या, नहीं ये तो 2 गुना है, तो ऑप्शन बी भी अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं कि माना 20 वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। तो 20 वर्ष पहले अरविंद कितने साल का रहा होगा, 20 साल का। भाई अब 40 है तो 20 साल पहले 20 साल का। ठीक है, और आशा जो है वो 20 साल पहले कितने साल की रही होगी, अब 25 की है तो 20 साल पहले 5 साल की, तो 5 का 4 गुना आपका 20 होता है क्या। ठीक है, जो अरविंद की आयु थी वो आशा की आयु की 4 गुनी थी, 5 चौक 20 होता है, तो ऑप्शन कौन सा, सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप ऑप्शन से। इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करना चाहो तो कैसे करोगे, बेसिक से भी देखो बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। अरविंद की आयु अब है 40 वर्ष, मैंने मान लिया कि माना x साल पहले जो अरविंद की आयु थी वो आशा की आयु की 4 गुनी थी, x साल पहले।
तो x वर्ष पहले अरविंद की आयु कितनी थी? 40 माइनस x। x साल पहले जो आशा है उसकी आयु कितनी थी? 25 माइनस x। ठीक है, तो x वर्ष पहले क्या था? अरविंद की जो आयु थी वो आशा की आयु की क्या थी? 4 गुनी थी। ठीक है, अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी। तो ये क्या बन जाएगी अपने पास में? यहाँ से क्या करेंगे अपन? x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये तो 40 है ही आपका, माइनस x, ये कितना हो जाएगा? 25 को 4 से इंटू करते हैं तो 100, और ये आ जाएगा आपका 4x। देखो माइनस का 4x इधर आके माइनस के x में जुड़ेगा, भाई प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3x आ जाएगा। ठीक है, और ये 40 100 में से माइनस होगा तो 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 20 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, यही आ रहा था अपना आंसर ऑप्शन से भी, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो बेसिक से यदि आप करते हो ऐसे क्वेश्चन को तो उतना ही टाइम लगता है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु रुपए 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट में बेचा गया, इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना है? देखिए भाई यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है सीधा सीधा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 माइनस डी डिस्काउंट। 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, यदि आपको ये वाला याद है, ठीक है, ये फॉर्मूला मान लो आप, कि ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप देखो इन चारों में क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और प्रॉफिट, इनमें से कोई भी 3 वैल्यू देके आपसे चौथी पूछ रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं तो आप इससे सोल्व करते हो, बहुत इजीली सोल्व कर दोगे आप। ठीक है, तो इसने बोला है कि अंकित 35% अधिक अंकित की गई है क्रय मूल्य से। ठीक है, तो क्रय मूल्य को यदि मैं 100 मान लूं तो 35% अधिक मतलब 135 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 में से यदि 20 को माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 80। और प्रॉफिट अपन को निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं इसको सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हुए ये 2 बार, 5 से काटते हुए ये वाला आपका 5 दूना 10, 5 7 35, 27 बार कट जाएगा। 2 से काटोगे 4 बार। अब देखो 27 4 108, तो 100 प्लस पी आपका किसके बराबर हो जाएगा? 108 के बराबर। और यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंट आपके पास में आएगा वो कितना आएगा? 108 में से 100 माइनस होता है तो 8% आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्रॉफिट की वैल्यू 8% आएगी। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस पैटर्न के क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने हैं। ठीक है, पिछले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, आज इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से भी बता दूंगी। वैसे अपन कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, भाई इसने बोला है एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां निकलती है और 29 मिनट के अंतराल पे निकलती है। ठीक है, तो जो टैक्सी है, ठीक है, वो कितने मिनट के अंतराल पे, टाइम कितना आ रहा है? 29 मिनट के अंतराल पे निकलती है। ठीक है, लेकिन जब टैक्सी आगे चलती है तो क्या हो रहा है? स्टैंड की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है, वो 2 टैक्सियों से कितने मिनट के अंतराल पे? 12 मिनट के अंतराल पे मिलता है। ठीक है, टैक्सियां निकल रही थी 29 मिनट के अंतराल पे, लेकिन व्यक्ति से वो टैक्सियां मिल रही है 12 मिनट के अंतराल पे। क्यों? क्योंकि भाई व्यक्ति भी इधर आ रहा है, स्टैंड की तरफ आ रहा है, तो कम टाइम लगेगा, कम टाइम में मिलेगी। ठीक है, तो टैक्सी और वो व्यक्ति मैन कितने मिनट के अंतराल पे मिल रहे हैं? 12 मिनट के अंतराल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है?
कांस्टेंट है, और जब भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तो टाइम का जो उल्टा होता है, मतलब टाइम का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, टाइम और चाल एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 22:29 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 22 नहीं 12:29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टैक्सी की स्पीड अनुपातों में 12 है, और टैक्सी और मैन दोनों की स्पीड कितनी है, 29 है। भाई टैक्सी तो कांस्टेंट चाल से चलती है ना, तो टैक्सी की चाल यहाँ पे भी 12 ही रही होगी। बच ज्यादा चाल है, मतलब जो बच रही है चाल वो आदमी की चाल होगी। तो देखिए यहाँ पे 12 प्लस कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ये आपकी टैक्सी की चाल है, तो आदमी की चाल क्या है आपकी, 17 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। 54 किलोमीटर पर घंटा अपन को टैक्सी की चाल दे रखा है, लेकिन अनुपातों में क्या है, टैक्सी की चाल 12 है, तो 54 आपकी 12 की वैल्यू है। अपन से पूछा किसकी वैल्यू है, 17 की, मतलब आदमी की चाल पूछा है, तो इनटू कर लेंगे अपन किससे, 17 से। अब देखो इसको सोल्व कर लो, देखो 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 ना 54। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहीं पे करते हैं इसको, 5 से इंटू, अच्छा चलो 2 का भाग दे लेंगे, कितना आ जाएगा, 17 नाम 153 होता है, 153 में क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे लेंगे। ठीक है, करो इसको सोल्व, 2 सत्ते 14 और 2 6 12, 2 पंजे 10, 76.5 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगी, उस आदमी की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। यदि आपको लॉन्ग मेथड से सीखना है तो देखो लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं आज बताती हूँ आपको कि इसको, इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से अपन कैसे करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन इसको वैसे कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कैसे करेंगे इसको। भाई जो टैक्सी है वो 29 मिनट के अंतराल पे निकल रही है। ठीक है, तो देखिए 29 मिनट में जो टैक्सी है वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, चाल वो दूरी को होता है चाल इंटू समय। चाल तो दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा, और कितने मिनट में तक जा रही है, 29 मिनट तक जा रही है। तो देखिए भाई यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे में है, तो इस मिनट को भी क्या कर लो आप, घंटे में ही, मतलब घंटे में चेंज कर लो, 29/60, ये भी घंटे में आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटे में है तो ये भी आपका घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो टैक्सी ने 29 मिनट में 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने डिस्टेंस तय करी है, इतनी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आगे एक आदमी आ रहा है स्टैंड की तरफ, और वो उसकी भी कोई चाल है। ठीक है भाई, वो आ रहा है, उसकी भी कोई चाल है, तो अपन को वो पता करनी है। भाई देखो वो कितने डिस्टेंस, वहां पे डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेंगे ना, डिस्टेंस तो आपकी सेम ही होगी ना। ठीक है भाई, एक तो एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है, और एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक मैन इधर से आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो वो सेम ही तय कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे चाल आएगी, जब भी दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, सापेक्ष चाल क्या लेते हैं, दोनों की चालों का योग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को दे रखा है टैक्सी की चाल तो दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन व्यक्ति की चाल अपन को पता करनी है, तो मैंने मान ली x मान ली। ठीक है, ये कितने मिनट के अंतराल पे मिल रहा है, 12 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है, तो इस 12 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है, तो इस 12 मिनट को भी क्या कर लेती हूँ, घंटे में चेंज कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे d, मतलब डिस्टेंस यहाँ से भी आ रही है, डिस्टेंस यहाँ से भी आ रही है, मतलब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करके अपन क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। भाई 54 × 29/60, ये आपका इक्वल हो जाएगा 54 + x इंटू में आ जाएगा 12/60। देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 से काटते हो तो 9 बार
6 से काटते हो तो 2 बार। ठीक है, अब आगे कैसे आएगा, ये आगे कैसे करोगे इसको, देखो कितना हो जाएगा, 30 नाम 161 होता है क्या, देखो 9 9 81 8 9 दूना 18, हाँ 161 आ जाएगा। ठीक है, 161 में क्या कर लो आप, 2 का भाग लगा लो। ठीक है, 161 में क्या कर लेते हैं, 2 का भाग लगा लेते हैं, तो अपने पास में आएगा 54 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करो देखो इसको सोल्व, कितना हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, तो 29 नाम 261 होता है, 161 नहीं। ठीक है, 29 नाम क्या होता है आपका, 261 होता है। तो अपन करते हैं 261 में भाग देंगे किसका, 2 का, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 54 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्व करो देखो इसको, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6 और फिर आपका 0 आ जाएगा, 2 5 10, 130.5 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं अपन, 54 को माइनस करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.5 तो आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 76। 76.5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी आपकी, आदमी की चाल आ जाएगी। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, एक विक्रेता ने रुपए 1 में 4 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। उसने रुपए 1 में कितने चॉकलेट खरीदी थी। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, इसको बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ट्रिक क्या बता रखी है भाई, जो रुपए है उसको नीचे रखो, 1 रुपए है इसको नीचे रखो। ठीक है, ठीक है, भाग में नीचे रखो। अब ऊपर क्या है, चॉकलेटों की संख्या कितनी है, 4 चॉकलेट है, इनटू कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है। किसी वस्तु पे 100% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मान लिया वस्तु 100 है और उसमें 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचोगे, 200 में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अपने आप की वो वस्तु 200% हो जाएगी। ठीक है, इसको बराबर कर दो। इसने बोला है देखो 1 रुपए में वो कितनी चॉकलेट खरीद रहा है, तो मैंने मान लिया n चॉकलेट खरीद रहा है। और कोई भी चीज अपने आप में, किसी भी चीज का जो क्रय मूल्य पर मानते हैं अपने आप में 100% मानते हैं, तो इसलिए इसको किससे इंटू कर दो, 100 से इंटू कर दो। ठीक है, इस ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बहुत ही इजीली सोल्व कर लोगे। देखिए परसेंट से परसेंट हो जाए, 2 बार चला जाएगा, तो n कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और वैसे भी आपको पता है कि 100% आपका लाभ हो रहा है, मतलब दुगना लाभ हो रहा है, तो वस्तु भी उसने दुगनी मतलब दुगनी ही बेची होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, 8 वस्तुएं क्या हो जाएगा, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, 8 खरीदी थी। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ परसेंट में ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले तो अपन समझते हैं बेसिक से। भाई मैंने मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी मान लिया, और एसपी। देखिए क्या बोला है, मैंने प्रारंभिक क्रय मूल्य को डिनोट कर रही हूँ सीपी से, और प्रारंभिक विक्रय मूल्य को डिनोट कर रही हूँ एसपी से। ठीक है, तो इसने बोला है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना और लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। ठीक है, तो देखिए भाई पहले तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन, विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो अपने पास में प्रॉफिट आता है। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, लाभ आता है अपने पास में। इसने बोला विक्रय मूल्य को प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दे, एसपी ये था, इसको 2 गुना कर दे, 2SP कर दे। ठीक है, क्रय मूल्य वही रहेगा, और इसने बोला है तो लाभ है वो प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है, मतलब जो P है वो कितना हो जाएगा, 10P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको जब माइनस करते हैं तो 2SP में से 1SP जाएगा, तो SP बच जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CP, ये माइनस का ये प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 10P में से 1P जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9P। कितना आ जाएगा,
9p। यहाँ से अपने पास में विक्रय मूल्य और लाभ का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य और लाभ का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। विक्रय मूल्य बट्टे लाभ क्या हो जाएगा आपका, 9/1। मतलब किसी वस्तु को यदि आप 9 में बेच रहे हो, उस पे आपको 1 का लाभ हो रहा है, तो आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा भाई, उस वस्तु को 8 में खरीदा होगा। भाई 8 में खरीदा होगा तभी तो 1 का लाभ लेके 9 में बेच रहे हो ना। ठीक है, तो आपने खरीदा कितने में होगा, 8 में उस वस्तु को खरीदा होगा। आपको पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे सीपी। लाभ कितने का है, 1/सीपी और इंटू परसेंट में निकालना है तो 100। भाई 1/8 जो फ्रैक्शन होता है उसके परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कितनी होती है, 12.5% होती है। ठीक है, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ये नहीं लिख के आप ये देख लो भाई, किसी वस्तु का यदि क्रय मूल्य आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप जो चेंज मतलब जो चेंज आप एसपी में कर रहे हो वही चेंज क्या कर रहे हो आप, वो उतना ही चेंज आपका प्रॉफिट में भी होगा। मतलब आप जितना एसपी को बढ़ा रहे हो उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे एसपी 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, एसपी कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब इसको 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो लाभ है वो कितना बढ़ा है, 1 से 10, मतलब 9 बढ़ा है, तो जितना एसपी को क्या कर दो, प्रॉफिट के इक्वल कर दो। ठीक है, यदि आप बेसिक से नहीं करते हो तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आगे एज इट इज ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए भाई, सबसे पहले इसने दे रखा है नाव को धारा के विपरीत दिशा जाने में 10.2 किलोमीटर जाता है तो 51 मिनट लगते हैं। तो जब भी नाव आपकी धारा के विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल लेते हैं, क्या लेते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करते हैं। नाव की चाल में मानती हूँ x और धारा की चाल मानती हूँ y। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने पास में चाल निकल के आ जाएगी x माइनस वाई। विपरीत दिशा में निकाल रहे हैं तो x माइनस वाई क्या है, विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाता है। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, 10.2 किलोमीटर। कितने मिनट का समय लेता है, 51 मिनट का। अब देखिए अपने जो चाल होती है या तो किलोमीटर पर घंटा में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन को किलोमीटर दे रखा है, ऊपर तो किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर पर घंटे में निकालने के लिए ये घंटे में होना चाहिए, जबकि ये तो मिनट में दे रखा है, तो घंटे में निकालने के लिए नीचे 60 का भाग देंगे। ठीक है, अब ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस 60 को यहाँ पे ले लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब ये चाल जो आएगी आपकी किस में आएगी, किलोमीटर पर घंटा में आएगी। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं इसको, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 51 से ये 2 बार कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात अपन को दे रखा है कितना, 7:6 दे रखा है। ठीक है, अनुपातों में जो नाव की चाल है वो 7 है और धारा की चाल है वो 6 है। यहाँ पे क्या है अपने पास में, नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर, मतलब ये क्या है, नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर, अनुपातों में कितना अंतर है, दोनों की चालों में 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x मतलब नाव की चाल, इसके लिए आप 7 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, नाव की चाल। ऐसे ही धारा की चाल y निकालेंगे तो इसको किससे इंटू करेंगे अपन, 7 की जगह किससे इंटू करेंगे, 6 से, कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास में नाव की चाल भी आ गई और धारा की चाल भी आ गई। अब आगे इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है नाव को धारा के विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर जाने में,
भाई जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो 17.7 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा? समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 17.7 है, तो चाल क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में जा रहा है, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो ये टाइम आएगा अपने पास में। प्लस प्लस देखो इसने आगे क्या बोला है? धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर। धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाता है, तो उसको कितना समय लगेगा? भाई धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी? दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो आप 84 और 72 को जोड़ते हैं तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है अपने पास में। टोटल टाइम आ जाएगा, घंटे में पूछा है, घंटे में आ जाएगा। ठीक है, देखो करो इसको सोल्व। पॉइंट को हटाओगे 0, यहाँ पे पॉइंट को हटाओगे 0। ठीक है, 3 से काट लो भाई, और तो किससे कटेगा? ये 3 चौक 12 और ये 3 5 15 और 3 नमा 27। ठीक है, आगे इसको काटते हो तो ये भी आपका 3 से तो कट रहा है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और एक बार। ठीक है, 3 5 15, 3 दूना 6 और ये 0। ठीक है, आगे किससे कट रहा है? ये देखो 13 चौक 52 होता है, वो 13 से कट रहा है क्या? ये भी कट रहा है, हाँ। ये देखो 13 चौक 52 होता है, तो ये 40 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 13 एकम 13 और 13 7 91, ये आ जाएगा 17/40। ठीक है, तो ये है आपका 59/40 और ये है आपका 17/40। नीचे आपका बेस सेम है तो ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाएगी। मतलब कितना आ जाएगा? इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो 6 और ये आ जाएगा 7, 76 आ जाएगा। और नीचे कितना है? 40। तो अपन 4 का भाग देके एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। 4 से इसमें भाग देते हैं तो देखो कितना आ जाएगा आपका? 4 एकम 4 और 3 4 नाम 36। ठीक है, तो 1.9 इसका क्या आ जाएगा? 1.9 घंटे उसको किस क्या लग जाएंगे उसमें? इसमें टोटल टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 1.9 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है। ए बी सी डी के समांतर है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेदित करती है तथा कोण पीईबी बराबर है 59। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण बीईजी बराबर है 50 डिग्री और कोण जी एफ ई बराबर है 33 डिग्री। तो कोण ई जी एफ की माप कितनी है? देखो पिछले शिफ्ट में वैसा सेम क्वेश्चन बना था। क्या है? ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा इनको ऐसे काट रही है। ठीक है, ये है ए बी, ये है सी डी और पी क्यू क्या है? एक तिर्यक रेखा। आगे से ने बोला है और इसको काटती कहाँ पे है? इसको ई पर और इसको एफ पर काटती है। ये आपका एफ हो गया, ये आपका ई हो गया। आगे से ने बोला है तो पी ई बी बराबर 59। पी ई बी ये वाला कोण अपन को दे रखा है 59 डिग्री। ठीक है, जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है। ए बी और सी डी के बीच में जी एक बिंदु है कि बी ई जी बराबर 50 डिग्री। बी ई जी इधर लेना पड़ेगा तभी तो 50 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बी ई जी आपको दे रखा कितना? 50 डिग्री। तो ये कौन सा बिंदु हो गया आपका? जी हो गया। और जी एफ ई 33 डिग्री दे रखा है। जी एफ ई ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है कितना? 33 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है? ई जी एफ। ई जी एफ ये वाला कोण आपसे पूछा है। ठीक है, तो भाई देखो एक लाइन के एक तरफ क्या बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला पूरा कोण बनेगा आपका 180 डिग्री। ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे आपके? 109 डिग्री। तो ये वाला कोण आपका कितना बच जाएगा भाई? ये वाला कोण कितना बच जाएगा? 180 के अंदर से आप क्या करते हो? 109 को क्या करते हो? माइनस करते हो। तो आपके पास में कितना बच जाएगा? 180 में से माइनस करेंगे 71 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 71 डिग्री। कौन सा कोण बच जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा कोण है? ये वाला जो कोण है ये आपका है 70 डिग्री, ये है
33। अब देखिए ई जी एफ ये आपके पास में एक त्रिभुज बन गया क्या, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है आपके पास में 180 डिग्री। दो कोण आपको 71 और 33 दे रखा है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़ लो, देखो दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4 7 3 10 104। ठीक है, तो 180 के अंदर से आप 104 को माइनस करते हो तो कितना बच जाएगा आपका 76 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा आपका 76 डिग्री आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, यदि x माइनस 1/x बराबर है 10, तो x क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया अलजेब्रा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको उसमें बता रखे हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी आपको यदि x माइनस 1/x बराबर दे दे n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं अपन, n का क्यूब प्लस 3n, n का क्यूब प्लस 3n। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x आपको दे रखा है 10, मतलब n बराबर कितना है यहाँ पे 10 है, तो अपन इसकी वैल्यू, सॉरी ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये क्या आएगा माइनस आएगा, x³ माइनस 1/x³ पूछता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका n का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी n का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, माइनस 3n करेंगे, 3 को 10 से इंटू करते हैं तो वो प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 1000 में 30 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा अपना 1030। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनमें तो आप 7 का भाग देख सकते हो। ठीक है, और वैसे मैं आपको 7 का नियम भी बता दूंगी कि 7 का नियम क्या होता है विभाजकता का। देखिए ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और अब इसको चेक कर लो, 7 नाम 63, 5 बच गया, 57 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगी। इसमें जाता है क्या, देखो 7 दूना 14, और इसमें जाता है, तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी इतनी छोटी संख्या आती है तो आप जो नियम होते हैं वो लगाने मत बैठना, इनको तो आप जो आपका बेसिक होता है 7 का भाग देख के देख लो। वैसे देखो अपन करते हैं, कैसे करते हैं भाई 7 का भाग, जैसे छोटी संख्याएं हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे 3 नंबर की, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की ऐसी संख्या हो जाती है, उसमें देखो जो 7 की विभाजकता का नियम होता है वो क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है उसको 2 से इंटू कर दो, और जो बच गई संख्या उसमें से माइनस कर दो। 7 दूना 14, 68 में से 14 को माइनस करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका 4 और ये 5। ठीक है, अब इसमें दो अंकों की संख्या जब बच जाए उसमें देख लो कि इसमें 7 का भाग जाता है क्या, इसमें नहीं जाता, तो ऑप्शन ए अपना एक सही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो अपन क्या करते हैं, 5 का दुगुना 10, 87 में से अपन 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में 77, और 77 आपका किससे 7 से विभाज्य होगा, तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। ऐसे यदि आप ट्रिक से करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, मान ज्ञात करें। क्या है, क्यूब रूट ऑफ 31 और फोर्थ रूट ऑफ 10,000 इंटू 5/33 इंटू 30। ठीक है, तो भाई 1331 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का क्यूब ही तो आपका 1331 होता है ना, तो 1331 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11, और 10,000 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, 5/33 इंटू 30 है, तो कर लो। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 11 बार, और 11 से ये 11 कैंसिल, क्या आंसर बच जाएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए क्या है, दो पाइप है ए और बी, ये दोनों 12 घंटे में, ए भर सकता है 7800 लीटर की एक टंकी को 12 घंटे में, जबकि बी इसी टंकी को भरने में 10 घंटे लेता है।
ठीक है। टोटल क्या करते हैं, टोटल वर्क पता करते हैं कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 60। यहाँ से एफिशिएंसी आएगी पाइप ए की, कितनी आएगी 12 5 60 होता है 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए 7800 लीटर की एक टंकी को, 7800 लीटर की एक टंकी को भरने में दोनों पाइप मिलके कितना समय लेंगे भाई। टोटल काम कितना करना है 60, 1 घंटे का काम है 6/5, तो इस 60 काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा इनको, 5 और 6 और 5 11, इतना समय लग जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क को करने में दोनों को इतना समय लग जाएगा। मतलब 7800 लीटर को भरने में इनको लग गया कितना 60/11 घंटे का समय। अपन से पूछा कितना है 8800 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए भाई 1 लीटर की टंकी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 60/11। जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको भाग में ले जाओ। ठीक है। और आपसे पूछा क्या है 8800 लीटर की टंकी को भरने के लिए क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो आप 8800 या 8800 से क्या कर दो इंटू कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए कितना समय लगेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये वाला जीरो नहीं कटा। ये है 60। ठीक है, 11 से काटो इसको, ये 8 बार। ठीक है, आगे किससे कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 4 8, और ये कितने बार 2 3 6 और 2 9 18, 39। ठीक है, अब देखो 3 से और काट लो, 3 दूना 6, और ये कितनी बार 13 बार कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 20 को 80 में 13 का भाग देना है। अच्छा 80/13 ही दे रखा है क्या, 80/13 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, 8800 लीटर की टंकी को भरने में 80/11 घंटे का, 80/13 घंटे का समय लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वर्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। देखिए भाई एक वृत्त है, पहले अपन एक वर्त लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्त है, इसने बोला है कि इस वर्त की एक 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है एक जीवा है। इस वर्त में एक 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है एक जीवा है। ठीक है, इसने बोला तथा वर्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, वर्त का केंद्र यह है, यहाँ से इस जीवा की जो लंबवत दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये पूरी जो जीवा है इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। तो देखिए किसी जीवा द्वारा वर्त के केंद्र से डाले गया जो लंब है वो उस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ये आपको पता रखना है। ठीक है, किसी भी वर्त के केंद्र से जो लंब खींचते हैं वो जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है डिवाइड करता है। मतलब ये पूरी 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त की त्रिज्या के लिए आप क्या कर दो, इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है अपना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्या, जिसके आप आधार मानते हो 6, ऊंचाई 5 है। तो आप जो कर्ण है वो कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं भाई कर्ण, अपन कैसे निकालते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो आधार कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, और लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25। ठीक है, इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, देखिए 6 5 11 और ये 6 61 आ जाएगा, रूट में 61। अब देखिए रूट में 61 की वैल्यू आपको डायरेक्ट तो पता होगी नहीं। ठीक है, इसके लिए देखिए आप ऑप्शन में जाते हो, ऑप्शन में जाते हो तो देखिए भाई ये किसके बीच में है, रूट ऑफ 49 किसका होता है 7 का, और रूट ऑफ 64 ये किसका होता है आपका 8 का। मतलब 7 से बड़ा और 8 से कम इसका आंसर आएगा। और जब ऑप्शन आप देखते हो तो 7 से बड़ा और 8 से कम आपके पास में एक ही ऑप्शन है 7.8।
8 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऑप्शन की हेल्प लेनी है। रूट ऑफ 61 इतनी बड़ी वैल्यू किसी को पता नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए भाई, सबसे बड़ा अनुपात पता करने के लिए अपन दो तीन नियम पढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पढ़ते हैं, वो कब पढ़ते हैं, जब अपने पास में जो डिजिट है या जो संख्या है वो छोटी छोटी दे रखी है, जिनका अपन को पहाड़ा याद है या जिनको मल्टीप्लाई अपन आसानी से कर सके, ठीक है। एक बताती हूँ कि बेस का जो होता है हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हर का जब आप एलसीएम लेते हो तो 90, 59, 70 और 64, इनका जब एलसीएम लेते हो तो बहुत बड़ी संख्या आने वाली है और बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड नियम मैंने और बता रखा है, और वो किस बेस पे आधारित है भाई, आप किसी भी संख्या में जितनी छोटी संख्या का भाग देते हैं वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है, या ऐसे कि किसी संख्या में आप जितनी बड़ी संख्या का भाग देते जाओगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि एक में मैं 2 का भाग देती हूँ तो मेरे पास में आता है 0.5, एक में 3 का भाग देती हूँ तो मेरे पास में आता है 0.33, ठीक है। एक में 4 का भाग देती हूँ तो 0.25, एक में आप 5 का और दे लो, कितना हो जाएगा 0.20। तो देखिए जैसे मैं इधर संख्याओं को नीचे हर में, ठीक है, इधर संख्याओं को मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ तो इधर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि आप जितनी बड़ी संख्या का भाग देते हो वो संख्या उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, आप हर में देख लो कि हर में कौन सा आपका सबसे छोटा है। यदि हर जिसका सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर को सबसे छोटा करने के लिए आपको इधर आपको 1 रेशियो लेना पड़ेगा, और उसके लिए क्या कर दो, इस ऊपर वाली संख्या का इसमें भाग दे दो। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, 26 3 78 होता है, 90 में 26 का भाग दोगे तो 26 3 78 होता है, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा पहले का, ठीक है। दूसरे का अपन देखते हैं तो ये आ जाएगा इतर तो अनुपात, इस 59 में 50 का भाग देते हो तो 1 पॉइंट आपके पास में बच जाएगा 9, और 9 में 50 का भाग देते हो तो आपके पास में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और फिर करोगे तो आपका इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 40, 70 में 40 का भाग देते हैं या फिर 7 में 4 का भाग देते हो तो देखो 4 एकम 4, और पॉइंट कितना आ जाएगा 3, 30 में यदि अपन 4 का भाग दे तो 4 1.7 आएगा, ठीक है। और ऐसे 41 64 में यदि अपन 41 का भाग देते हैं तो ये 1 पॉइंट, एक बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब इससे छोटा तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी कितनी बार जाएगा तो सही ना। देखो कितनी बार कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा 23, और 230 में यदि आप 41 का भाग देते हो तो देखो आपका लगभग आपका जाएगा ये 6 बार, ठीक है, 6 से भी कम, 5 बार ही जाएगा, ठीक है, 5 बार ही जाएगा, मतलब ये आएगा 1.15। तो देखिए सबसे छोटी संख्या तो ये यहाँ पे कौन सी है, ये वाली तो है ना। तो सबसे छोटा अनुपात, वो सबसे बड़ा अनुपात क्या हो जाएगा, जहाँ पे संख्या सबसे छोटी है हर में, ठीक है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही होगा। हर जितना छोटा वो संख्या उतनी बड़ी या वो अनुपात उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल 4 - 3√2 और -28 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई कोई भी द्विघात समीकरण कैसे पता करते हैं, भाई द्विघात समीकरण में क्या होता है, ये होता है आपका, द्विघात समीकरण कैसे करते हैं, x² माइनस आता है यहाँ पे मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x, प्लस में आता है मूलों का गुणनफल। तो कोई भी द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते, भाई मूलों का जो योग है वो अपन को दे रखा है 4 - 3√2 इंटू जाएगा x, और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, -28 दे रखा है,
तो माइनस क्या करोगे आप, 28 करोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं समझाने के लिए कि जब आपका एग्जाम हो तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपका माइनस आएगा और फिर मूलों का योग आएगा। देखो इसी में है ऑप्शन डी के अंदर, और 28 क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है। भाई कोई राशि स्वयं की दोगुनी हो रही है, मतलब जितनी राशि है उतना ही उस पे ब्याज मिल रहा है। जैसे 100 रुपए हैं, वो 5 साल में दोगुने हो रहे हैं, मतलब 200 हो रहे हैं, 100 से 200 हो रहे हैं, तो ब्याज भी कितना मिला आपको, 100 मिला ना। तो यदि दोगुनी हो रही है कोई राशि, मतलब मूलधन और आपका जो साधारण ब्याज है वो समान होगा। ठीक है, तो अपन फॉर्मूले से कर लेते हैं, या फिर जब भी आपके पास में दो गुना वाला आता है तो 100 में आप, यदि आपको टाइम निकालना है तो दर का भाग दे लो 100 में। ठीक है, और यदि आपको दर निकालनी है तो 100 में क्या कर लो, आप टाइम का भाग दे लो, और यदि आपको टाइम निकालना है तो 100 में दर का भाग दे लो। ठीक है, ये कर लिया करो। ठीक है, वैसे अपन करते हैं तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है आपका, PRT अपॉन 100। दो गुना होता है तो ऐसा ही, और आपका जो मूलधन है वो बराबर हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है। तो अपन को 5 वर्ष समय दे रखा है और दर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे समय को मैं 5 कर देती हूँ, तो दर कितनी आ जाएगी, 100/5%, कितना हो जाएगा आपका, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 है, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 है। अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। भैया आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, परिसर आपको निकालना है। क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 45 ही दिख रही है मेरे को, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 80 है। दोनों का जो आपका डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 35। तो यही इसकी रेंज हो जाएगी, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। देखिए अर्धवार्षिक है, मतलब हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में आपको कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 2। और यदि आपकी दर पूरी साल के लिए आपकी 8% है, तो 6 महीने के लिए आपकी दर क्या हो जाएगी, 4% हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रेशियो मेथड से ही कर लेते हैं। भाई आपकी जो दर है वो तो हो जाएगी 4%, और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। समय आपका 2, मतलब 2 साइकिल बनेगी, तो आप क्या करोगे, इसको 2 वर्ष के लिए फाइंड आउट करोगे। ठीक है, यहाँ से अपने पास में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा। देखिए यदि आपके पास में प्रिंसिपल 25 है तो एक ब्याज लेके अमाउंट कितना मिलेगा, 26। ऐसे ही 2 बार कर रहे हो, 2 साइकिल बन रही है तो 2 बार करना है। अब देखिए क्या होता है, अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है, 25 का स्क्वायर बन जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर बन जाएगा 676। ठीक है, मतलब यदि धनराशि 625 है तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 676 मिल रहा है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, अपन को धनराशि दे रखी है 90,625, तो ये 90,625 किसकी वैल्यू है, 625 की। ठीक है, अनुपातों के अकॉर्डिंग कितनी है, 625। निकालना किसकी वैल्यू है, 676 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने पास में आ जाएगा आंसर। देखो 25 से काट लो, ये 25 बार कट जाएगा, 25 से ये आपका कटेगा, देखो 25 3 75, 15 बच गया, 25 6 150, 6 बच गया, ये आ जाएगा 25 दूना 50, 12 25 5 125। ठीक है, इतनी बार कट जाएगा। फिर से 25 से काटते हैं तो 25 से कम 25, 11 बच गया, 112 में 4 बार जाएगा, 25 4 100, फिर से 12 बच जाएगा, 125 में 25 5 125। अब आपको करना है 676 को 145 से इंटू। ठीक है, अब देखो अपन 6 को यदि 5 से इंटू करेंगे तो अपने पास में यूनिट डिजिट 0 आएगी, और यूनिट डिजिट आपकी 0 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 98,020 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दे लिया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। भैया आपको एवरेज बताना है।
एवरेज क्या होता है, योग बटे मतलब संख्या। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है 63, इन 63 विद्यार्थियों के अंक आए हैं 19। तो इन 63 विद्यार्थियों को टोटल अंक कितने मिले, बेसिक से करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि आप यदि इसको डाइविजन से करते हो तो भी लगभग आपको उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिक से करते हैं इसको, देखो कितना का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19 को 63 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 से 57 हासिल में 5, 19 छः 114 और 5 कितना हो जाएगा 119। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अपने पास में 1197। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 6 दूना 12, 1 6 6 36 और 3 दूना 6, 36 और 6 42 और 1 43, 4 6 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका 22। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इनको यदि आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों को तो देखो 954, 5 और 6 5 30 और 5 35 इतना आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को यदि अपन इंटू करते हैं तो 17 नाम 153, 15 चला जाएगा, 17 6 102 और 15 कितना हो जाएगा 117, ठीक है। 85 को 70 से इंटू करते हैं तो लास्ट में 0 7 5 35, 3 8 7 56 और 3 कितना आ जाएगा आपका 59। इन सबको जोड़ के इनमें आप क्या कर लो भाई, विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ये देखो ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 3 2 5 9 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, हासिल में 2 चला जाएगा। या देखो कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 14 और 5 19 और 1 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। मतलब सबको जोड़ के 271 का भाग देंगे अपन, ठीक है। तो जोड़ो देखो कितना हो जाएगा, 7 2 9 3 12, ठीक है। हासिल में एक चला जाएगा 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, हासिल में चला जाएगा आपका 2, 3 5 10 11 और 9 20, हासिल में 2, 3 4 5 8 9 और 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14,092। इसमें 271 का भाग देंगे। अब देखिए थोड़ा सा अपन ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन सारे आपके अलग अलग है, ठीक है। मतलब 271 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। अब मैं 271 को किससे इंटू करूं कि मेरे पास में लास्ट में ऑप्शन में देखो देखो ऑप्शन में सबकी यूनिट डिजिट आपकी क्या है, अलग अलग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा आप ऑप्शन को देख के थोड़ी ट्रिक लगा लिया करो। यहाँ पे देखिए भाई 271 है, इसको किससे इंटू करूं कि भाई मेरे पास में जो यूनिट डिजिट है वो 2 आ जाए। तो देखिए सब ऑप्शन में देखते हैं तो अपने पास में एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। मतलब एक को यदि आप 2 से इंटू करते हो तो ही आपका 2 आएगा, ठीक है। और किसी संख्या से इंटू करोगे तो आपके पास में 2 नहीं आएगा। मतलब आपका यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए और ये आपके पास में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 52, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे आप कैलकुलेट करने बैठोगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, तो थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 है। 5 व्यक्तियों की आयु 20 30 35 40 और 45 दी गई है। वर्ष में औसत आयु की गणना कीजिए। भाई आपको क्या दे रखा है, एवरेज पता करना है आपको। 5 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, योग करके 5 का भाग दे दो, सबको जोड़ लो, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 20 50 90 और ये आपका 90 और 35 125, 125 और आपका ये कितना हो जाएगा 170। 170 के अंदर कितना किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा, देखो 5 थे 15, 2 बच गया, 5 4 20, कितना आ जाएगा इन सबका एवरेज 34 आ जाएगा। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 2:√12 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऐसे कोई छड़ है, ठीक है। छड़ की लंबाई और जो छाया है, इसकी छाया यहीं पे ऐसे गिरेगी छाया, तो छड़ की लंबाई और छाया के अंदर जो रेशियो है वो 2√12 का रेशियो है, ठीक है। आपको सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन tan थीटा लगाते हैं तो वो क्या होता है आपका
टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब कितना हो जाएगा 2 बटे आधार कितना है √12। अब देखिए पहले √12 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 जब रूट से बाहर निकलता है तो 2 आ जाएगा, मतलब इस संख्या को अपन लिख सकते हैं 2√3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और 1/√3। थीटा का मान क्या रखूं कि टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास में 1/√3 आ जाए। 30 डिग्री पे टेन थीटा आपका क्या होता है 1/√3 होता है, मतलब थीटा कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण निकलेगा वो कितना आ जाएगा √3 वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो क्यों कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल कीजिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, सबको पता होगा बोर्ड मास। देखिए 9 2 11, 8 5 13 में से 11 को माइनस करते हैं तो 2, ठीक है। ये 7 7 14, 14 में से 2 को माइनस करेंगे 12। यहाँ पे देखिए 8/4 कितना हो जाएगा 2, और 12 को 2 से इंटू करते हो तो 24, और 144 में किसका भाग देंगे अपन 24 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 से 6 144 होता है, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 69,000 69,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 76,700 है। अर्जित कुल लाभ का 41% दान में दे दिया जाता है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। सुरेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए भाई पार्टनरशिप चैप्टर से हैं, एक है आलोक, एक है गीता और एक है सुरेश। ठीक है, आलोक ने लगाए हैं 56,000, गीता ने लगाए हैं 52,000 और सुरेश ने लगाए हैं 69,000। तो देखिए यहाँ से अपन इनके निवेश का रेशियो पता कर लेंगे, पूंजी का जो जितनी पूंजी लगाई है उसका रेशियो पता कर लेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो में क्या आएगी, सब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपका 56:52:69 आपका क्या आ जाएगा पूंजी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है वर्ष के अंत में जो लाभ है वो हो रहा है उनको इनको 76,700 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अर्जित कुल लाभ का 31% वो 31% दान दे दिया। भाई कुल लाभ 76,700 है, इसका 31% उन्होंने दान कर दिया। तो अब उनके पास में कितना बच गया, जितनी राशि है उसका 69% बच गया। परसेंट को हटा के नीचे 2 0 लगा दिया। अब उनके पास में ये राशि बच जाएगी। अब इस राशि को क्या करते हैं, तीनों आपस में बांटते हैं, और किस अनुपात में बांटते हैं, जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी। ठीक है, तो किस अनुपात में लगाई थी उन्होंने पूंजी, इस अनुपात में लगाई थी। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये 6 2 8 9 8 17, हासिल में एक चला जाएगा, 6 6 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, मतलब 177। अनुपातों में उनका जो लाभ होगा, भाई लाभ क्या होगा पूंजी के अनुपात में, अनुपातों में जो टोटल लाभ है वो कितना है 177, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी हो जाएगी 177 की। और इनटू अपन से पूछा क्या है, इसने पूछा है सुरेश का हिस्सा कितना है, तो सुरेश का अनुपात कितना है 69 है। तो इसको क्या कर दो आप 69 से इनटू कर दो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। 3 से काटो, देखो ये 3 का मल्टीपल है तो यह आ जाएगा 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, और ये 3 दूना 6, 3 3 9। ठीक है, अब देखो 59 में आप 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें यदि अपन भाग देते हैं तो देखो पूरा पूरा जाएगा क्या, एक बार तो चला जाएगा। 59 कितना बच गया आपके पास में, ये बच जाएगा 11, 17 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 17, मतलब 177। और 177 को भाई अभी अपन किससे 3 से काट रहे थे, मतलब 177 को यदि अपन किससे इंटू करते हैं, सॉरी 177 बच जाएगा। और 59 को यदि अपन एक कितना बनाना है 177 बनाना है तो किससे इंटू करेंगे 9 3 27 3 से। ठीक है, मतलब कटेगा ये पूरा पूरा, देखो पहले एक बार कट जाएगा
फिर 17 बच जाएगा 177। 177 में जो आपका 177, ठीक है। 59 का भाग कितनी बार जाएगा भाई? ये जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अपन देखते हैं थोड़ा सा यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट से हो सकता है कि आपका यूनिट डिजिट तो क्या आएगी, 3 3 9 9 9 81, मतलब लास्ट में आपका आएगा 1, और 1 है आपका 2 ऑप्शन में। 1 कितने में है? 2 ऑप्शन में। लेकिन देखो इसमें इस कैलकुलेशन में अपन एक ट्रिक और लगा सकते हैं। 69 जो है वो देखो आपका 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका 3 का मल्टीपल होगा। एक बार देखते हैं यदि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन यदि आपका 3 का मल्टीपल है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक 1 आएगा, इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 3 9, ये आपका 3 का, और 2 और 1 3, ये तो आपकी संख्या पूरी 3 से मल्टीपल है। ये है क्या 5 5 10 11 12 13, ये वाली आपके 3 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो पूरा कैलकुलेट मत किया करो, आप प्रैक्टिस में यदि इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, जब आप पढ़ रहे हो, आप मॉक लगा रहे हो, तभी यदि आप इस कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम टाइम में भी आपके पास में यही अप्रोच आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास में ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आ जाए तो आप ये यूनिट डिजिट का या फिर 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ये सब देख के आप क्वेश्चन को सोल्व किया करो, ठीक है। तो देखो ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मैंने मान लिया डाले गए टोटल वोट है 100, 100 में से हारने वाले को मिल रहे हैं 48, हारने वाले कैंडिडेट को मिल रहे हैं 48%। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को मिलेगा भाई 100 का 48%, या फिर आप 48 ही ले लो, ठीक है। 48%, 100 का 48%, 48। तो बचे हुए वो किसको मिलेंगे? जीतने वाले को। तो 100 में से 48 हारने वाले को मिल गए, तो ये बच गए 52 वो जीतने वाले को मिले होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने के डिफरेंस से जीत रहा है? 4 के डिफरेंस से जीत रहा है। लेकिन इसने क्या बोला है, या आप ऐसे कर सकते हो भाई हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने के डिफरेंस से हार रहा है? 4 के डिफरेंस से हार रहा है। लेकिन ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि कितने के डिफरेंस से हार रहा है? 756, मतलब 4 किसकी वैल्यू? 756 की। अपन को पूछा क्या है? कुल वोटों की संख्या, मतलब 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखिए एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 एकम 4, कितना बच गया? 3 35, 4 6 24, 4 8 32, ठीक है। फिर 3 बच जाएगा, 4 नाम 36, ठीक है। 100 एक की वैल्यू आपकी आ गई 18,000, वो 189, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,900 आपकी क्या आ जाएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? वोटर की संख्या क्या हो जाएगी? 18,900 हो जाएगी। ऑप्शन से अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है तथा उनके लसैप एलसीएम और मैसैप एचसीएफ का गुणनफल 102 है, तो लसैप और मैसैप एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? देखिए भाई एलसीएम एचसीएफ चैप्टर यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि यदि आपको दो संख्याएं दे रखी है तो जो उनका गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल मैंने मान लिया, एक संख्या आपकी ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात है 17 और 6, तो मैंने मान ली कि संख्या क्या है आपकी? 17x और 6x। अनुपातों में संख्या दे रखी है 17:6, तो मैंने माना कि संख्या क्या है आपकी? 17x और 6x है। तो इन संख्याओं का जो आपका गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा? 17x इंटू 6x। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अपन को दे रखा है कितना? 102। तो देखिए यहाँ से अपन अपने पास में क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा? ये 17 से काटोगे
17 6 102 होता है क्या, और 6 से 6 कैंसिल, मतलब x कितना आ गया अपने पास में, 1 आ गया। ठीक है, मतलब जो संख्याएं हैं वो भी अपने पास में कितनी है, 17 है और 6 है। इसने बोला है तो लसप तथा मसप के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है। भाई 17 और 6 का आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम संख्या है। 17 और 6 आपस में क्या है, कोप्राइम संख्या है। कोप्राइम संख्या क्या होती है, जिनमें एक की सिवाय किसी और संख्या का भाग न जाता हो, दोनों में कॉमन भाग नहीं जाना चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो एक के सिवाय ये संख्या और किसी से नहीं घटेगी, तो ये संख्या आपस में क्या है, कोप्राइम है। और कोप्राइम संख्याओं का एलसीएम जो होता है हमेशा उन संख्याओं को इंटू कर दिया करो, 17 6 102। ठीक है, और कोप्राइम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोप्राइम संख्याएं जो होती हैं उनका जो योगफल होता है, उनका जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीपल होगा और एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इसने पूछा क्या है, तो लसप तथा मसप के व्युत्क्रमों का योगफल। लसप का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 102, और मसप का व्युत्क्रम तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 103/102 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना आ जाएगा सही, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, 103/102 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक के गोले को पिघलाकर उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। देखिए एडवांस मैथ के लिए आपको फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो ही आप एडवांस मैथ को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जब भी 3D में आपको क्या होता है, एक शेप से दूसरी शेप बनाई जा रही है तो उनका जो आयतन होता है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, बड़े गोले को पिघला कर क्या कर रहे हैं, छोटे गोले बना रहे हैं, मतलब बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले जितने बन रहे हैं उन सब का आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बड़े गोले का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 10 का क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 125 छोटे गोले बनाए हैं उनके आयतन के बराबर। तो 125 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 125 इंटू एक गोले का आयतन फिर से 4.3 पाई आर क्यूब। यहाँ से अपन क्या करेंगे, छोटे गोले की त्रिज्या पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर 3 मतलब कितना है आपका, ये है 1000। कितना है, 1000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 4 से काट लो आप चाहे तो, 4 दूना 8, 4 5 20, और आप 125 से काटते हैं इसको, ये हो जाएगा ना, तो 2 बार कट जाएगा ये। और आर कितना, आर क्यूब है इधर, आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 4 दूना 8, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब छोटे गोले हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसने आगे पूछा क्या अपन से, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। भाई बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 पाई, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर। इसका अनुपात पूछा है 6 छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही होगा ना, 4 पाई, यहाँ पे आर आपका कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा आपका, 100 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 100 अनुपात है, और ये बन जाएगा आपका 4। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 4 से इसको काटोगे 25 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 है, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
उनमें से 20% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत वजन 45 केजी, 50 केजी और 50 केजी है। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, वेटेड एवरेज से करेंगे। यहाँ पे जो मेल है वो है 20%, जो फीमेल है वो है 50%। अब बच गए कितने बजे, टोटल अपन 100 मानते हैं। 100 में से 20 पुरुष हो गए, 50 महिलाएं हो गई, बाकी बच्चों भाई 100 मानते हैं तो इनमें से 70 आ गए, तो 30 क्या हो जाएंगे आपके, चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो 30% आपके पास में बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होकर अपन क्या करते हैं, अनुपात बनाते हैं। तो इन सबका अनुपात आ जाएगा 2:5:3। अब देखिए इसने बोला है कि जो 20% पुरुष हैं उनका औसत वजन है 45 केजी, जो महिलाएं हैं उनका औसत वजन है कितना, 50 केजी, और जो बच्चे हैं उनका औसत वजन भी कितना है, 50 केजी। वेटेड एवरेज से करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 250, और इन दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15, 150। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 490। 490 में अपन क्या करते हैं भाई, जो अनुपात बनाया है उनको जोड़ के उनका भाग दे लो। तो 5 2 7 और 3 10, तो 10 का भाग देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, और क्या आंसर आ जाएगा आपका 49। पूरे समूह का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा आपका 49 केजी आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर न जाए। पात्र में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले तो पूरे शंकु का आयतन क्या होता है, आपका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 45। ये है टोटल शंकु का आयतन। अब इसने बोला है टोटल मतलब पूरे शंकु को नहीं भरा गया, उसका 2/3 भाग ही भरा गया है। तो इसका मतलब इस आयतन का भी आप क्या कर लो, 2/3 कर लो। ठीक है भाई, 2/3 भाग भर रहे हो तो टोटल आयतन का 2/3 कर लो। अब आपको पूछा क्या है, पात्र में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, बस यही आयतन पता करना है आपको। ठीक है, पाई की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो पाई की फॉर्म में अपन इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9 5 45। ठीक है, अब देखो लास्ट में आपका 0 आ रहा है क्या भाई, 5 दूना 10 बन जाएगा ये, और लास्ट में 0 आएगा, और 0 आपका एक ही ऑप्शन में है, कितना है 9610। तो क्या आंसर आ जाएगा 9610 पाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन को देख के यदि क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपका पेपर इजीली सोल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक रसोइया प्रति माह 8400 अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा। भाई एक वर्ष का 1/4 समय कितना हो जाएगा, 12 में 4 का भाग देते हो तो 3 महीनों की आपको बचत बतानी है। सबसे पहले 1 महीने की बचत निकालेंगे। भाई टोटल कमा कितना रहा है, 8400 कमा रहा है, उसका 60% वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है अपने पास में 40%। तो आप क्या कर लो, इस 84,000 का 40% निकाल लो, ये क्या आ जाएगी अपने पास में, 1 महीने की बचत आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और अपन को चाहिए क्या, 3 महीने की चाहिए, तो 3 से इसको यहीं पे इंटू कर लो। ठीक है, तो लास्ट में 0 आएगा, 4 3 12, 12 चौक 48, 12 8 96, और 4 कितना हो जाएगा आपका 100। तो कितना आ जाएगा 10,080 क्या हो जाएगी, उसके 3 महीने की बचत हो जाएगी। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15:12 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना था। भाई आपको 3 प्रकार के टोकन दे रखे हैं, रेड है, ग्रीन है और पिंक है। इसने बोला है लाल और हरे टोकन का अनुपात 7:20 है, लाल और हरे का कितना है 7:20 है।
और इसने आगे बोला है गुलाबी तथा लाल टोकन का कितना है अनुपात, गुलाबी गुलाबी का है 15 और लाल का है 12, ये अनुपात दे रखा है। तो देखो इसके दो तीन मेथड होते हैं इनका रेशियो निकालने का। भाई जो कॉमन है आर की वैल्यू यहाँ पे भी दी हुई है यहाँ पे भी दी हुई है, तो आर को आप बीच में करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो देखो आर की वैल्यू यहाँ पे 7 है यहाँ पे 12 है, तो एक ही चीज की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो आप क्या करो, इसको 12 से इंटू कर दो, इसको 7 से इंटू कर दो। अब इसको 12 से इंटू कर रहे हो तो इसको 12 से इंटू करोगे, इसको 7 से इंटू कर रहे हो तो इसको भी 7 से इंटू करोगे। देखो रेड का कितना हो जाएगा, 12 7 84, ठीक है। और इसको 20 को 12 से इंटू करोगे तो 12 दूना 24, 240 और 15 7 105, 105 आ जाएगा। अब अपन से पूछा किस किस का है, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात, हरे और गुलाबी इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखो पहले तो 5 से काट लो आप इसको, 5 से काटते हो तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 8 40, इसको 5 से काटते हो तो 21 बार कट जाएगा, ठीक है। अभी किसी से कट रहेगा, 3 से कटेगा शायद, 16 बार ये तो, और ये वो कितने बार, 7 बार। तो क्या अनुपात आ जाएगा अपने पास में, 16:7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में ही मैंने 5 जून को जो आपका शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए डिजिटल बोर्ड पे भी मैं नई नई हूँ, मेरे को इतना अभी चलाना ये नहीं आता, तो थोड़ी सी मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में मैं आपको जो आपका मैथ है वो पूरा बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को सब लाइक करें और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। थैंक यू।